नमस्कार, जन टीवी देख रहे हैं आप। मैं श्वेता शर्मा आपके साथ। खबरों की शुरुआत से पहले एक नजर डालेंगे अभी की हेडलाइंस पर। देहरादून में सैनिकों का सम्मान समारोह। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी करेंगे शिरकत। बोले, जवानों के परिजनों के कल्याण के लिए सरकार प्रतिबद्ध है। प्रदेश में हर घर तिरंगा अभियान शुरू। भाजपा के प्रदेश मंत्री दिनेश आर्य ने कहा, इसे बनाएं जन जन का अभियान। मसूरी में 15 अगस्त तक कई आयोजन। विधानसभा के मानसून सत्र की तैयारियां पूरी। अब तक लगे 495 प्रश्न। उपद्रवियों से क्षति की वसूली, विधायक पर लग सकती है मोहर। कांग्रेस ने अवधि को लेकर उठाए सवाल। जम्मू कश्मीर में उत्तराखंड के लाल का बलिदान। देहरादून में सैन्य सम्मान के साथ अंतिम संस्कार। मंत्री गणेश जोशी ने अर्पित किया पुष्प चक्र। उत्तराखंड में मानसून की रफ्तार फिर तेज। 10 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट। हरिद्वार में चिल्ला नदी उफान पर। और अब खबरें विस्तार से। उत्तराखंड में विधानसभा का मानसून सत्र 21 अगस्त से 23 अगस्त तक भैराणी-सेन में होगा और इस विधानसभा सत्र में सरकार के द्वारा करीब आधा दर्जन से अधिक विधेयक लाए जाने की संभावना है। विधानसभा सत्र को लेकर के विधानसभा अध्यक्ष ऋतु खंडूरी ने कहा कि सारी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। साथ ही उन्होंने बताया कि विधानसभा सत्र के लिए अभी तक विधायकों द्वारा 495 प्रश्न लगाए गए हैं। विधानसभा सचिवालय पूरी तरह से तैयार है। हम सत्र को अच्छी तरीके से निभा पाएँ और अच्छी तरीके से कर पाएँ, इसके लिए हम पूरी तरह से हमारी तैयारी हो गई है। अराउंड 495 सवाल अभी हमारे पास पहुंचे हैं और धीरे धीरे उनके जवाब भी आएंगे, तो हम पूरी तरह से तैयार हैं। 21 अगस्त से गैरसैंण में शुरू होने वाले विधानसभा के मानसून सत्र की अवधि को लेकर कांग्रेस लगातार सवाल उठा रही है। वहीं अब कांग्रेस के अध्यक्ष करण माहिरा का 3 दिवसीय मानसून सत्र पर कहना है कि सदन में जनहित के करीब 500 सवाल विपक्ष के द्वारा रखे जाएंगे, जिसके लिए इतना समय बेहद कम है। वहीं सत्र को लेकर भाजपा प्रदेश प्रवक्ता विपिन का कहना है कि प्रदेश सरकार उत्तराखंड के विकास के लिए लगातार काम कर रही है। विपक्ष के पास कोई मुद्दा शेष नहीं बचा है, इसलिए विपक्ष सत्र की समय सीमा को लेकर सवाल उठा रही है। ये कहते हैं कि पब्लिक के पैसे से ये विधानसभा चलती है और बिना बिजनेस के इसको चलाना ठीक नहीं है। तो बिजनेस लाना किसका काम है? बिजनेस तो आवादा के लिए भी लाया जा सकता था। बिजनेस जो SSC भर्ती घोटाले, पटवारी पेपर लीक हो रहे, उसको हम कैसे आगे को ठीक करेंगे उन व्यवस्थाओं को, उसके लिए बिजनेस लाया जा सकता था। किसानों की हालत को देख के बिजनेस लाया जा सकता था। पूरा तराई इस बार बाढ़ में ग्रसित रहा। हमारा खटीमा, उधम सिंह नगर, ये सारा बर्बाद हुआ। उससे पहले हमारा हरिद्वार का लक्सर इत्यादि क्षेत्र बर्बाद हुआ। उसके विषय में बिजनेस लाया जा सकता है। गैरसैंण में सत्र आहूत किया गया है और सत्र में जितना बिजनेस है उसके अकॉर्डिंग ही सत्र के दिन जो है फिक्स किए गए हैं और निश्चित रूप से उत्तराखंड के विकास के लिए, उत्तराखंड के विकास की योजनाओं के लिए जो जो योजनाएं लानी है, जो जो योजनाएं सत्र में प्राथमिकता के आधार पर लानी चाहिए, उन सब पर सरकार उनको लेके आएगी। राज्य विधानसभा का मानसून सत्र 21 अगस्त से ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसैंण विधानसभा भवन में आयोजित होगा। 3 दिन तक चलने वाले सत्र पर कांग्रेस प्रतिपक्ष नेता यशपाल आर्य ने सरकार पर मनमानी किए जाने का आरोप लगाया है। मंगलोर विधायक काजी निजामुद्दीन के आवास पर पहुंचे नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य ने प्रेस वार्ता कर कहा कि प्रदेश सरकार सवालों से बचना चाहती है। प्रदेश में बेरोजगारी, रोजगार, आपदा जैसे सैकड़ों सवाल हैं जिनका जवाब सरकार को देना है, लेकिन वह सत्र का समय कम कर रही है और सवालों से बचना चाहती है। लेकिन कांग्रेस प्रदेश की समस्याओं को सदन में जरूर रखेगी।
जो हमारा गैरसैंण में तीन दिन का सत्र आहूत किया गया है सरकार के द्वारा, और जो पहला दिन है उसमें शोक संवेदना व्यक्त की जाएगी, श्रद्धांजलि दी जाएगी। मात्र 2 दिन है और 500 से ज्यादा सवाल हैं माननीय विधायकों के। उन सवालों का जवाब कैसे माननीय विधायक को मिल पाएगा, बहुत बड़ा सवाल है। सरकार एक औपचारिकता निभा रही है, रस्म अदायगी कर रही है, और मकसद है, उद्देश्य है कि जो सप्लीमेंट्री बजट है, अनुपूरक बजट है, उसको पास कराना इनकी नियत है। ये सब विषय जनता हमारी है, हम जनता के विषयों को विधानसभा में रखने के लिए तैयार हैं, लेकिन सरकार समय नहीं देती। और पिछले साल तो सिर्फ 7 ही दिन विधानसभा सत्र हुआ। पूरे देश में सबसे कम विधानसभा उत्तराखंड में ही चली, और ये जनता के सवालों से, विधायकों के सवालों से, विषयों से बचने का एक रास्ता उनका है। तो हम माननीय नेता प्रतिपक्ष साहब यशपाल आर्य जी की हमारे आपके नेतृत्व में हम लोग इस विषय को भी विधानसभा में रखेंगे, और ताकि सत्र कम से कम 15 दिन का हो, जिसमें जनहित के विषय आ सकें और उनका निराकरण। मसूरी में हर घर तिरंगा कार्यक्रम को लेकर के मसूरी के एक होटल के सभागार में बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में भाजपा जिला महामंत्री सकेत नोटियाल और मसूरी भाजपा प्रभारी रतन सिंह चौहान ने बताया कि 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में हर घर तिरंगा कार्यक्रम का आह्वान किया गया है। इस कार्यक्रम के माध्यम से प्रत्येक घर में तिरंगा लगाया जाना है, जिसको लेकर भाजपा के सभी कार्यकर्ता बढ़ चढ़ के प्रतिभाग करेंगे। उन्होंने बताया कि हर घर तिरंगा कार्यक्रम देश के सम्मान में और राष्ट्रीय पर्व के रूप में मनाया जाएगा। हर घर तिरंगा के कार्यक्रम में युवा मोर्चे के द्वारा 13 अगस्त को मसूरी में तिरंगा यात्रा निकालेगी और 11 अगस्त से 13 अगस्त तक तिरंगा वितरण का कार्यक्रम रहेगा। 12 अगस्त से 14 अगस्त को महापुरुषों की प्रतिमाओं पर स्वच्छता कार्यक्रम किए जाएंगे। इस तिरंगा हमारी आन बान शान है, और इस तिरंगे का आन बान शान रखना, और ये तिरंगा भारत माता का जो तिरंगा है ये परम वैभव पर रहे और विश्व गुरु बने, ऐसी मनोकामना के साथ इस स्वतंत्रता दिवस पर भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता हर घर पर एक तिरंगा लगाएगा और हर घर तिरंगा अभियान को सफल बनाने का अपनी ओर से पूर्ण रूप से प्रयास करेगा। कि हम जो हमारा स्वतंत्रता दिवस है किस प्रकार से हम इस बार बनाएं, उसको लेकर के पूरी तैयारी हमारे यहाँ चल रही है। उसको लेकर के प्रत्येक जनमानस, प्रत्येक घर में झंडा किस प्रकार से लग सके, उसकी हमारी पूरी तैयारी यहाँ पर आज की इस बैठक में सुनिश्चित होने वाली है। हमारी 13 तारीख को मसूरी मंडल में एक रैली भी यहाँ पर आयोजित की जा रही है, ताकि प्रत्येक जनमानस अपनी स्वतंत्रता दिवस की जो खुशी है उसमें व्यक्त कर सके, और उसकी तैयारी को लेकर के आज ये बैठक आयोजित की। सूबे के सैनिक कल्याण मंत्री ने देहरादून के शिमला बाईपास स्थित नया गांव में जम्मू कश्मीर में 17वीं बटालियन गढ़वाल राइफल में तैनात हवलदार दीपेंद्र कंडारी के आकस्मिक निधन पर उनकी अंतिम यात्रा में सम्मिलित होकर उन्हें पुष्प चक्र अर्पित कर अपनी और प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की ओर से श्रद्धांजलि दी। इस दौरान सैनिक कल्याण मंत्री ने कहा कि मैं स्वयं भी 17वीं गढ़वाल राइफल का ही जवान था। इस दुख की घड़ी में भारत की सरकार, प्रदेश धामी सरकार उनके साथ में खड़ी है। देखिए, हम किसी शहीद को वापस नहीं ला सकते, लेकिन उस शहीद का सम्मान करना, उसकी विद्या का व्याख्यान करना, उसकी यादों को जिंदा रखना और देशवासी का कर्तव्य। और हमारी दिल्ली की सरकार हो या प्रदेश की सरकार हो, पूरी ईमानदारी से काम कर रही है और शासन द्वारा अनुमन्य जो हमारी घोषणाएं उसके अनुरूप जो परिवार मांग करेगा उसको हम पूरा करेंगे। ये हमारी सरकार का संकल्प है और मैं उस
महान नायक को अपने श्रद्धा से अर्पित करता हूँ, नमन करता हूँ, प्रणाम। रुड़की पहुंचे नेशनल कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय महामंत्री और प्रमुख राष्ट्रीय प्रवक्ता बृजमोहन श्रीवास्तव ने ऐलान किया कि इस बार निकाय चुनाव उनकी पार्टी भी अपने अपने प्रत्याशी उतारेगी, क्योंकि उत्तराखंड में कांग्रेस और भाजपा का ही राज है और दोनों ही पार्टी के मेयर या चेयरमैन ने जनता के हित में कोई भी कार्य नहीं किए। हर जगह जलभराव, सड़कों के विकास को यहाँ की सरकार, माफ कीजिएगा, यहाँ की जनता तरसती रही है। वहीं उनकी पार्टी अपने प्रत्याशियों को विकास कराने के लिए अलग से ट्रेनिंग देकर चुनावी मैदान में उतारती है। वहीं वरिष्ठ समाज सेवी शफी एडवोकेट ने कहा कि मंगलोर जैसे कस्बे के भी बहुत बुरे हालात हैं। इन्हीं सबको खत्म करने के लिए नेशनल कांग्रेस पार्टी अब उत्तराखंड में निकाय चुनाव के साथ साथ 2027 में विधानसभा चुनाव में भी अपना प्रत्याशी उतारने वाली है। हम लोगों का जो उत्तराखंड को लेकर जो हमारा प्रयास है, उत्तराखंड में हमारी पार्टी की पहले से प्रदेश स्तर पर संगठन है जो काम कर रहा है, लेकिन अभी जिले स्तर पे हम लोगों ने अपने संगठन को उतना मजबूत नहीं किया है। मेरी ये जो यात्रा है ये इस बात का मूल्यांकन करने के लिए है और लोगों से बातचीत करने के लिए मैं आया हूँ, जिससे कि मैं पार्टी के जिला स्तर के संगठनों को मजबूत कर सकूँ। हमारे महोदय से बात हुई कि एनसीपी की है कि यहाँ पार्टी को बढ़ाना चाहते हैं और एनसीपी पार्टी के को खड़ा करके यहाँ नगर निकाय चुनाव में, नगर निगम के चुनाव में एनसीपी पार्टी के कार्यकर्ताओं को खड़ा करके एक संगठन बनाना चाहते हैं, ताकि एनसीपी पार्टी के जो कैंडिडेट जीत के आए और वो महाराष्ट्र में, जैसे इन्होंने बताया है, महाराष्ट्र में जैसे नगर निगमों में और नगर पालिकाओं में कार्य होते हैं, ऐसे ही कार्य यहाँ साफ, स्वच्छता और सही ईमानदारी के तरीके से हों। और वक्त हो चला है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद वापस खबरों की तरफ रुख करेंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। ये बढ़ते हैं खबरों की तरफ। रामनगर में स्थित रानीखेत रोड, भवानीगंज, पीरुमदारा आदि क्षेत्रों में स्थित देशी और विदेशी मदिरा की दुकानों में छापेमार कार्रवाई की गई और इस दौरान छापेमार कार्रवाई में रामनगर उपजिलाधिकारी राहुल शाह, तहसीलदार कुलदीप पांडे, आबकारी निरीक्षक उमेश पाल सहित अन्य अधिकारी मौजूद थे। इस दौरान टीम को लगभग सभी दुकानों में ओवर रेटिंग की शिकायतें सही मिली थी। प्रत्यक्ष तौर पर भी टीम ने ओवर रेट में शराब बेचते हुए सेल्समैन को पकड़ा। साथ ही दुकानों के निरीक्षण के दौरान ओवर रेटिंग, विलिंग मशीन खराब, दुकानों के बाहर रेट लिस्ट चस्पा का नहीं मिलना और सीसीटीवी चालू हालत में नहीं पाए गए। टीम द्वारा भविष्य के लिए सभी को हिदायत दी गई है कि कर्मियों को दूर कर व्यवस्थाओं को दुरुस्त किया जाए। साथ ही शराब की दुकानों में स्टॉक रजिस्टर भी सही नहीं पाए गए। रामनगर अंतर्गत जितनी भी हमारी अनव्यापित है जिनकी दुकानें थी उनका निरीक्षण किया गया। निरीक्षण में ये पाया गया कि ज्यादातर जगह ओवर रेटिंग की शिकायतें सही पाई गई है। कुछ केस में ओवर रेटिंग होने की पुष्टि हुई है। ऐसे में उन संबंधित अनव्यापी के विरुद्ध अर्धदंड की संस्तुति की जा रही है। भारत चीन सीमा से लगे नेलांग और जादोंग गांव में बीएसएनएल की मोबाइल टावर सेवा का काम 50% पूरा हो गया है। बीएसएनएल सेवा शुरू होने से सेना, आईटीबीपी सहित वीआरओ के जवानों और मजदूरों को इसका लाभ मिलेगा। वाइब्रेट विलेज योजना के तहत केंद्र सरकार 1962 के दौरान खाली हुए नेलांग और जादोंग गांवों को दोबारा बसाने की योजना पूरी तरह तैयार कर दी गई है, जिसमें दोनों गांवों को पहले संचार सेवा से जोड़ा जा रहा है। नेलांग और जादोंग गांव में जल्दी बीएसएनएल की मोबाइल टावर सेवा शुरू हो जाएगी। नेलांग जादोंग के 7 जनपद के 71 स्थानों पर बीएसएनएल के टावर लगाए जा रहे हैं। जो बीएसएनएल की एक योजना थी 4G सेवा, जिसमें हम कनेक्टेड नहीं थे, जो गांव के जो एरिया थे और जो जहाँ भी कनेक्टिविटी नहीं थी, वो चिन्हित करके हमने 72 साइट उनको बीएसएनएल को दी थी। तो बीएसएनएल द्वारा उसमें कार्रवाई की जा रही है। कुछ साइट पर उन्होंने बताया कि 9 टावर लग भी चुके हैं
और जिसमें नेलोंग जादोंग एरिया भी है, 2 टावर उस एरिया में भी है और उसमें ITBP के कनेक्टिव बने रहे, लोगों को वहाँ पे पर्यटन में भी ऐसी सुविधाएं नहीं और सूचनाएं मिलते रहे। इसके बाद उनके कार्रवाई की गई। उनमें सिविल वर्क चल रहा है अभी लेकिन कंप्लीट नहीं हुआ है, तो BSNL की इस संबंध में मीटिंग भी की गई है कि जल्दी से इन कार्यों को पूरा करें। कितना परसेंटेज काम है इसमें कम 50% से कम ही काम हुआ है अभी, क्योंकि वो दूरस्थ एरिया उनको काम करने का मौका उधर कम मिल पा रहा है। तो हमारा फोकस भी ये है कि वो जल्दी से जल्दी काम करें ताकि उन पर कनेक्टिविटी सुचारू हो सके। वाइब्रेंट विलेज परियोजना के अंतर्गत हमारे गंगोत्री राष्ट्रीय पार्क में 2 कार्य होने हैं। बेसिकली जो हमारा पार्क है उसमें 2 गांव थे जो कि इवैक्यूएट करा दिए गए थे 62 में। तो उन 2 गांवों को सरकार की योजना के अनुसार पुनः स्थापित किया जाना है वहाँ, और उनके लिए आजीविका के क्या स्रोत होंगे इसके संदर्भ में हमको कार्य करना है। तो उस संबंध में जो हमारे कार्य हो रहे हैं उसमें बेसिकली जो है टूरिज्म की गतिविधियों को बढ़ावा दे करके हम उनको कैसे सशक्त बना सकते हैं, इसके लिए हमने परियोजना सबमिट किया है भारत सरकार को। और उसमें जो परियोजनाएं हैं उसमें मुख्य रूप से जो हमारा टूरिज्म है उसको कैसे हम वहाँ बढ़ाएंगे, और उसके लिए ट्रैकिंग रूट्स का निर्माण है। उत्तराखंड से गुजरात तक 108 शिवालयों में वृक्षारोपण कर हरेला पर्व मनाया जाएगा। बता दें कि तृतीय केदार श्री तुंगनाथ मंदिर रुद्रप्रयाग से श्री सोमनाथ मंदिर गुजरात तक हरेला यात्रा 2024 के आयोजन का शुभारंभ संस्कृति साहित्य एवं कला परिषद की उपाध्यक्ष मधु भट्ट द्वारा किया गया। वहीं हरेला यात्रा 2024 की संरक्षक मधु भट्ट ने इस अवसर पर बताया कि वृक्ष महोत्सव का आयोजन न सिर्फ वर्तमान पीढ़ी के जीवन को बनाए रखने बल्कि आने वाली पीढ़ियों के भविष्य को सुरक्षित करने में पेड़ों के महत्व के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए किया जा रहा है। संस्कृति साहित्य कला परिषद के तत्वावधान में पूरे उत्तराखंड में 16 तारीख से चलने वाले इस हरेला महापर्व के तहत आज यहाँ से श्री तुंगनाथ धाम से हरियाली, ये जो हमारा रुद्राक्ष का पेड़ है, यहाँ से तुंगनाथ से सोमनाथ तक की यात्रा निकल रही है। और इसमें हमारे गुजरात से आए हुए अनेक जो प्रतिनिधि गण हैं यहाँ पर आए हैं। और आज मैं स्वयं इस रुद्राक्ष के पेड़ को जो है इस वृक्ष को सोमनाथ के लिए लगाने के लिए मैं इन भाइयों को दे रही हूँ। और बहुत ही शुभ दिन है और इस शुभ मुहूर्त में ये रुद्राक्ष का पेड़ पूरी यात्रा में रहेगा और अनेक शिवालय जो स्थान स्थान पर पड़ेंगे उन शिवालयों में रुद्राक्ष के पेड़ जो है वो लगाया जाएगा। और एक हरियाली का जो है हरेला का जो एक संदेश है, राष्ट्रीय लोक पर्व इसको घोषित किया जाए। जिस प्रकार से योग दिवस मनाया जाता है उसी प्रकार से हरेला दिवस मनाया जाए। हरिद्वार में हर की पौड़ी पर देश के अलग अलग राज्यों से आए मुल्तान समाज के लोगों ने मां गंगा के साथ दूध की होली खेली। इस दौरान हर की पौड़ी पर सतरंगा माहौल दिखाई दिया। सन 1911 में पाकिस्तान के रहने वाले व्यापारी लाला रूपचंद्र ने पैदल आकर हरिद्वार में मां गंगा में जोत प्रवाहित की थी और गंगा मैया से आशीर्वाद मांग लिया था। मुल्तान से जोत को लेकर हरिद्वार आए थे और उनकी कामना पूरी हुई थी। लाला रूपचंद के द्वारा शुरू की गई यह यात्रा आज परंपरा का रूप ले चुकी है। मुल्तान जोत महोत्सव के रूप में मुल्तान समाज के लोग मां गंगा से दूध की होली खेलकर देश और समाज की खुशहाली और गंगा मां की रक्षा और गंगा को पवित्र रखने की कामना कर रहे हैं। इस दौरान श्रद्धालुओं में बड़ा ही उत्साह देखा गया। पाकिस्तान में एक शहर है मुल्तान, वहाँ से पैदल चलकर भगत रूपचंद जी देश में एकता शांति के लिए मनोकामना पूर्ण करने के लिए यहाँ पर आए थे। सावन के महीने में जोत प्रवाहित की थी। उस परंपरा को हम बखूबी निभा रहे हैं, जिसमें हमने नई पीढ़ी युवा पीढ़ी को जोड़ी है। ये मुल्तान समाज का नहीं बल्कि हर समाज का व्यक्ति इसके अंदर जुड़ चुका है। माँ गंगा से दूध की होली खेली है, पिचकारियों में दूध भर के पुष्प अर्जित करके और अपनी मनोकामना पूर्ण हो और एकता और भाईचारे का संदेश दिया है और अपनी संस्कृति जिंदा रहे, इस बात का पीछे भाव है हमारा। डोईवाला के धर्मचक खेरी रोड तिराहे पर पेयजल निगम की पानी पाइपलाइन टूटने के कारण ग्रामीणों के सामने पीने के पानी का संकट गहराता जा रहा है। बता दें, पहले इस क्षेत्र में पेयजल सप्लाई जल संस्थान के द्वारा की जाती थी, परंतु कुछ समय से पेयजल निगम पानी सप्लाई कर रहा है। वहीं अब पानी न मिल पाने के कारण ग्रामीणों में आक्रोश बढ़ता जा रहा है। आक्रोशित ग्रामीणों ने
पानी की समस्या के निराकरण की मांग को लेकर पेयजल निगम के अधिकारियों के खिलाफ खेरी मार्ग पर जोरदार नारेबाजी करते हुए प्रदर्शन किया। यारा बिल्कुल भी हम सुबह 5 बजे पानी ढो रहे और फिर लेके आ रहे, तब उससे हम सारा घर का काम कर रहे और तब कहीं जाके हमारा काम हो रहा है। पानी एक बूंद नहीं आ रहा। क्या दूर से पानी हम काफी दूर से ला रहे ढो के, सुबह से ढोने लग जा रहे हैं। अब घर का काम करेंगे, पानी ढोए हम क्या करें। आने के लिए तो फोन कर रखा, कई बार फोन करा हमने अपने इनको भी, वार्ड मेंबर को भी, सबको बोला है। अभी ये कर रहे सहयोग हो रही है। जैसे कि सबसे पहले तो सुबह नहाने का है, नहाने के लिए भी पानी लेने जाओ, फिर खाना बनाने में बहुत दिक्कत हो रही है। खाना बनाने के लिए भी पानी चाहिए, पानी नहीं आएगा तो खाना कैसे बनाएंगे हम लोग। और फिर खाना बना भी लो तो बर्तन धोने की दिक्कत, फिर उसके लिए भी पानी ढो, बहुत समस्या है। बच्चों का टिफिन पैक करना पड़ता है तो उसके लिए भी पानी चाहिए, खाना बनाने के लिए भी चाहिए, फिर तो बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है हम सबको। और नजर डालेंगे अभी की हेडलाइंस पर। देहरादून में सैनिकों का सम्मान समारोह, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी करेंगे शिरकत। बोले, जवानों के परिजनों के कल्याण के लिए सरकार प्रतिबद्ध है। प्रदेश में हर घर तिरंगा अभियान शुरू, भाजपा के प्रदेश मंत्री दिनेश आर्य ने कहा, इसे बनाएं जन जन का अभियान। मसूरी में 15 अगस्त तक कई आयोजन। विधानसभा के मानसून सत्र की तैयारियां पूरी, अब तक लगे 495 प्रश्न। उपद्रवियों से क्षति की वसूली, विधेयक पर लग सकती है मोहर। कांग्रेस ने अवधि को लेकर उठाए सवाल। जम्मू कश्मीर में उत्तराखंड के लाल का बलिदान, देहरादून में सैन्य सम्मान के साथ अंतिम संस्कार। मंत्री गणेश जोशी ने अर्पित किया पुष्प चक्र। उत्तराखंड में मानसून की रफ्तार फिर तेज, 10 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट। हरिद्वार में चिल्ला नदी उफान पर। बुलेटिन में अभी तक के लिए इतना ही। बने रहिए जन टीवी के साथ। नमस्कार।